Namaste, I'm Dr. Shipra. I'm past life regression therapist and healer. फ्रेंड्स, अगर किसी की भी लाइफ में कोई नेगेटिव इमोशंस या फीलिंग्स रहती हैं जिनका रीज़न उन्हें समझ नहीं आता, तो डेफिनेटली उसका रीज़न कहीं ना कहीं पास्ट में छुपा होता है। अब वो पास्ट दो तरह का हो सकता है। चाहे वो पास्ट आपकी करंट लाइफ का पास्ट हो सकता है, यानी कि बचपन से लेकर अभी तक आपने जो भी लाइफ जी है उसमें आपके साथ कोई नेगेटिव इंसिडेंट्स या ट्रॉमा हुए हैं, जहाँ से वो नेगेटिव इमोशंस या फीलिंग्स कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। और या फिर किसी और लाइफ टाइम में, किसी पास्ट लाइफ में ऐसे इमोशंस आपने जनरेट कर रहे हैं किसी नेगेटिव इंसिडेंट या इवेंट की वजह से, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। ये नेगेटिव इंसिडेंट्स जो भी आपके साथ करंट लाइफ में हुए या पास्ट लाइफ में हुए, उनका रूट कॉज जानकर जब तक कि इनको रिलीज नहीं किया जाता, जब तक इनको हील नहीं किया जाता, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। रीज़न, क्योंकि आपके थॉट्स और इमोशंस, आपकी फीलिंग्स एक तरह की एनर्जी है, और एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। अब आपके साथ मान लीजिए चाइल्डहुड कुछ में कुछ हुआ है, यानी कि इस करंट लाइफ में कुछ हुआ है या किसी पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है, तो हो सकता है वो आपको याद नहीं है, बट वो एनर्जी फॉर्म में आपकी बॉडी में ही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही स्टोर है, और वो आपको हैम्पर कर रहा है। हो सकता है नोइंगली आपको नहीं पता है, यानी कि कॉन्शियसली आपको नहीं पता है, बट वो आपको इफेक्ट कर रहा है। कैसे? कि वो एनर्जी फॉर्म में है, तो क्या होता है, जो भी एनर्जी होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर सकती है। तो क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर अभी भी है, जो कि पास्ट लाइफ से आ रही है, करंट लाइफ से आ रही है, किसी नेगेटिव इंसिडेंट या इवेंट की वजह से, तो वो या तो आगे चल के वो एनर्जी किसी डिजीज का फॉर्म ले लेती है, और या फिर कोई इमोशनल प्रॉब्लम आपको हो जाती है। जैसे काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत सारे एंगर इश्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है, फियर होता है, एंजाइटी रहती है, बहुत सैडनेस रहती है। मतलब ऐसे नेगेटिव इमोशंस आते हैं जिनका रीज़न उनको भी समझ नहीं आता। तो जब तक ये चीज़ें हील नहीं होती हैं, तब तक ये नेगेटिव इमोशंस नहीं जा सकते। इसीलिए इन नेगेटिव इमोशंस को, इनका रूट कॉज फाइंड करके हील करना बहुत ज़रूरी है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसमें बहुत हेल्प करता है। तो ऐसा ही कुछ केस है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। तो एक सर ने मेरे साथ कनेक्ट किया और इन्होंने बताया कि इनकी लाइफ की मेन प्रॉब्लम ये है कि इनको बहुत ज़्यादा फियर और एनजाइटी रहता है, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा डर और घबराहट फील होती है। कोई भी छोटा बड़ा डिसीजन लेना हो तो ये ले नहीं पाते। इनको हमेशा ये लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या होगा। यहाँ तक कि इन्होंने 2-3 जॉब में जो इनको प्रमोशंस मिल रहे थे वो भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, सिर्फ इस डर के कारण कि लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। इनको ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ह्यूमिलेशन हो जाए, मेरी इंसल्ट हो जाए, और इसी के कारण ये डेली लाइफ में भी अब डिस्टर्ब होने लगे हैं। इन्होंने ये भी बताया कि इनका चाइल्डहुड भी ट्रॉमेटिक ही रहा है, क्योंकि इनके फादर इनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो इनको बहुत ज़्यादा डांटते थे, पिटाई भी लगा देते थे। इन्होंने ये भी शेयर करा कि इनके बेटे का बिहेवियर भी इनके साथ ठीक नहीं है, यानी कि इनको लगता है कि इनके बेटे इनके प्रति बहुत कंप्लेनिंग है, बहुत इनडिफरेंट है, यानी कि वो इनसे कोई मतलब नहीं रखते। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू ये यही जानना चाहते थे कि इनको ये फियर एंड एनजाइटी क्यों है, क्या पास्ट लाइफ से इसका कोई कनेक्शन है, और इनके फादर और इनके बेटे से इनका क्या कार्मिक अकाउंट है। तो जब इन्होंने ये शेयर करा कि मुझे चाइल्डहुड में भी काफ़ी ट्रॉमास रहे हैं, तो मैंने इनको यही कहा कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रहा है, तो क्योंकि उस टाइम नेगेटिव इमोशंस जनरेट हुए और वो हील नहीं हुए, तो वो बाद में कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में शो होते हैं। यानी कि जब तक आपका इनर चाइल्ड हील नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो मैंने इनको बोला कि हो सकता है आपका फियर और एनजाइटी वहाँ से आ रहा हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा फियर एंड एनजाइटी हो सकता है वहाँ से भी आ रहा है, लेकिन जिस तरह का स्पेसिफिक फियर और एनजाइटी मुझे फील होता है, मुझे ये लगता है कि लोगों को कोई ऐसी बात ना पता चल जाए जिससे मेरा इंसल्ट हो जाए, मेरा ह्यूमिलेशन हो जाए। यहाँ तक कि
नए लोगों से भी मिलने में अब मुझे डर लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास्ट लाइफ से इसका ज़रूर कोई कनेक्शन है। तो जब इन्होंने ये कहा कि मुझे खुद ऐसा फ़ील होता है कि पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हाँ, फिर एक बार देखना चाहिए कि पास्ट लाइफ से क्या निकल कर सामने आता है, कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या इनके चाइल्डहुड से ही ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन लिया और सेशन में क्या निकल के सामने आया, ये अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अपने पास्ट लाइफ की फ़र्स्ट ओपनिंग सीन में इन्होंने अपने आप को 40 टू 45 इयर्स के एक मेल के रूप में देखा और इन्होंने अपना काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिया। इन्होंने बताया कि मैंने गाँव की वेशभूषा पहन रखी है, सांवला सा रंग है मेरा। और उसके बाद में मैंने इनको इनके घर की तरफ नेविगेट किया। तो इन्होंने अपने घर को देखकर बताया कि गांव में जिस तरह के घर होते हैं वैसा घर है, कच्चा सा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कच्चा सा आंगन है, कोई महिला है जो 70-75 वर्ष की है, वो अनार के दाने सुखा रही है आंगन में। मतलब काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स इन्होंने डिस्क्राइब किए, काफ़ी अच्छा विजुअल थे ये। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस किया और काफ़ी अच्छा बताया भी डिटेल में। फिर मैंने इनको इनका फैमिली स्ट्रक्चर देखने के लिए इनके खाने के टाइम पे नेविगेट किया कि आप लोग जब खाना खा रहे हैं सब लोग बैठ के, तब देखिए कौन कौन है आपके फैमिली में। तो उन्होंने बताया कि एक तो वही महिला है 70-75 वर्ष की, वो खाना बना रही है, सर्व कर रही है, और मैं हूँ और साथ में दो और आदमी हैं जो भी इसी एज में हैं, 70-75। तो इनसे मैंने बोला आप रिलेशन आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या रिलेशन है इनका आपके साथ में। तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया और बताया कि ऐसा फील हो रहा है कि ये महिला तो मेरी मदर है और इन दो व्यक्तियों में से एक मेरे पिता हैं, बट दूसरा व्यक्ति मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा और रिलेशन में मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट वो कोई रिलेटिव ही है। उसके बाद में मैंने इनसे पूछा कि जब आप लोग सब खाना खा रहे हैं तो क्या कोई बातचीत हो रही है आप लोगों की आपस में, किस तरह का माहौल है वहाँ पर, क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही और ऐसा लग रहा है कि बहुत तनाव का माहौल है, बहुत स्ट्रेस का माहौल है, बहुत डरे हुए हैं सब लोग, बहुत घबराए हुए हैं और चुपचाप खाना खा रहे हैं, जैसे कोई ज़बरदस्ती खाना खा रहे हो। फिर मैंने इनसे पूछा कि जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कारण है इस डर का, इस घबराहट का, क्यों ऐसा माहौल बना हुआ है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा फील हो रहा है कि कुछ क्राइम हुआ है, कुछ गलती हुई है किसी से। मैंने इनसे पूछा किससे गलती हुई और क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि किसी घर के ही फैमिली मेम्बर से, यानी कि घर के ही मेम्बर से कोई गलती हुई है बहुत बड़ी, कोई क्राइम हुआ है, कोई ऐसी चीज़ जो कि समाज की नज़र में बहुत ख़राब है, बहुत गलत है। इन्होंने बोला कि कोई अडल्ट्री हुई है, कुछ गलत काम किया है किसी ने। फिर मैंने इनसे पूछा कि किसने किया है और एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो ये समझ नहीं पाए, तो इनको इसी लाइफ टाइम में थोड़ा समय पीछे नेविगेट किया और ये जानने के लिए कि किसने ये की चीज़ करी है और क्या हुआ है। तो इन्होंने कहा कि मुझे एक महिला दिखाई दे रही है जो 30-35 वर्ष की है, काफ़ी श्रृंगार किया हुआ है, सुंदर सी दिखाई दे रही है। इससे कुछ गलती हुई है, कुछ बड़ी गलती जो कि समाज की नज़रों में बहुत गलत है। और क्योंकि हमें ये डर लग रहा है कि लोगों को पता ना चल जाए, गांव के लोगों को पता ना चल जाए, हमारी बदनामी हो जाएगी, हमें गांव से निकाल दिया जाएगा, इसके कारण हमें बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट फील हो रही है, बहुत तनाव का माहौल है। मतलब एग्जैक्टली तो उन्होंने नहीं बताया कि क्या हुआ है, बट ये यही बोल रहे थे कि ऐसी कोई एडल्ट्री, ऐसी कोई चीज़ हुई है जो कि समाज की नज़र में बहुत गलत है। फिर उन्होंने बताया कि हमने इस महिला को, यानी कि हमारी जो रिलेटिव है घर की मेंबर, इसको कहीं बाहर भेज दिया है, कहीं गांव से बाहर दूर कहीं भेज दिया है, जिससे लोगों को ज़्यादा पता ना चले इसके बारे में। हम छुपा रहे हैं इस चीज़ को क्योंकि लोग जो है क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। उसके बाद में मैंने इनको थोड़ा समय आगे नेविगेट किया ऐसी लाइफ में देखने के लिए कि आगे क्या हुआ, देखिए और बताइए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2-3 लोगों को पता है गाँव में इस चीज़ के बारे में और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो हम सबको बता देंगे।
फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ही काफ़ी लोगों जिनको भी पता था मुझे ब्लैकमेल करते रहते थे, मैंने तो डर में और घबराहट में ही अपना पूरा जीवन निकाला, इस तरह से उन्होंने बताया। फिर उसके बाद में मैंने कुछ समय और आगे नेविगेट किया कोई इम्पोर्टेंट इवेंट देखने के लिए। तो इन्होंने बोला कि हाँ, तो पूरा मेरा जो जीवन है बाद में डर में घबराहट में ही बीता, कुछ खास नहीं था। फिर मैंने इनको बोला कि आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ये जो महिला थी जिससे कुछ गलती हो गई, इससे आपका क्या रिलेशन था और क्या करंट लाइफ में आपके साथ में है ये किसी भी रूप में। तो करंट लाइफ में तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, बट इन्होंने बोला कि या तो ये मेरी बेटी है या मेरी बहन है। तो जब इन्होंने बोला बेटी है तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, तो फिर आपकी वाइफ़ कहाँ है। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने बताया कि नहीं, मेरी वाइफ़ नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, ये मेरी बहन है। तो रिश्ता इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद में मैंने इनको इनके लास्ट टाइम यानी कि डेथ सीन की तरफ नेविगेट किया, देखने के लिए कि कैसे इनकी डेथ हुई और लास्ट टाइम पे इनके क्या थॉट्स थे। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि मैं 80 साल के आसपास हूँ, खाट पे लेटा हुआ हूँ, काफ़ी कमज़ोर हूँ, कोई मुझे बीमारी हुई है और मेरी डेथ हो रही है। और मृत्यु के समय जब मैंने इनसे बोला कि क्या थॉट्स हैं आपके, तो उन्होंने बोला कि मैं यही सोच रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी मेरी डर में, घबराहट में ही बीत गई कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों को पता ना चल जाए जो भी हुआ है, हमें गांव से बाहर ना निकाल दें, हमारी इंसल्ट ना हो जाए। ब्लैकमेलिंग में, फियर में, एंजाइटी में ही पूरा जीवन मैंने बिता दिया, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई। और जब इन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी डेथ, उसके बाद में इन्होंने लाइफ बिटवीन लाइफ को भी एक्सपीरियंस किया, यानी कि इन्होंने अपनी सोल को डिसेंड होते हुए एक्सपीरियंस किया। और इन्होंने देखा कि कोई मास्टर है, कोई गुरु हैं जिनकी प्रेजेंस है। इनको ऐसा फील हुआ, इन्होंने बताया कोई गुरु हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि नाम जप करो, उससे सब कुछ ठीक होगा। और जब ये ऐसा बोल रहे थे तो ये गुजराती में बोल रहे थे। फिर जब सेशन के बाद मैंने इनसे पूछा कि आप अचानक गुजराती में क्यों बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वो गुरु गुजराती में बोल रहे थे और उन्होंने कुछ नाम भी बताया था जो एग्जैक्टली मैंने उस टाइम नोट नहीं करा, मुझे याद नहीं अभी। बट इन्होंने बोला वो गुरु गुजराती है और उन्होंने गुजराती में ही मुझे मैसेज दिया था नाम जप करने के लिए। तो ये इन्होंने अपनी फ़र्स्ट लाइफ देखी। तो इससे ये समझ में आ गया कि इनका ये जो फ़ियर और एनजाइटी है ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक डर में और घबराहट में बिताई थी। इस डर और घबराहट में कि जो भी घर में हुआ है उस बात को अगर किसी को पता चली तो इनकी बहुत इंसल्ट होगी, बहुत ह्यूमिलेशन होगा, लोग इनको गांव से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब ऐसी ही फीलिंग्स के साथ इन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन व्यतीत करा। और इसी कारण आज भी ये वो डर और घबराहट कैरी कर रहे हैं। इससे ये तो समझ में आ गया। लेकिन इनका जो और क्वेश्चन था कि मेरे फादर से और मेरे बेटे से क्या मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो इसका भी आंसर नहीं मिला था। तो मैंने इनको दूसरी पास्ट लाइफ में नेविगेट किया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो फर्स्ट पास्ट लाइफ इन्होंने देखी थी, इसमें इन्होंने इस जगह को भी आइडेंटिफाई किया था। इन्होंने बताया था कि इस गांव का नाम खोदान है और इन्होंने ईयर भी आइडेंटिफाई किया था 1867, यानी कि बहुत पुराना समय था। और बाद में मैंने रिसर्च भी किया था, खोदान बांसवाड़ा में है। तो नेक्स्ट लाइफ टाइम के फर्स्ट ओपनिंग सीन में इन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़ी सी हवेली के बाहर खड़े हुए आइडेंटिफाई करा। और इन्होंने अपने ड्रेस को डिस्क्राइब करा, अपनी एज को डिस्क्राइब करा। इन्होंने कहा कि मेरी एज 50-55 साल के आसपास है। मैंने गांव की वेशभूषा पहन रखी है, यहाँ तक इन्होंने कलर भी बताया कि मेरे वाइट धोती कुर्ता पहन रखे हैं, ग्रीन कलर की पगड़ी लगा रखी है मैंने। और जो हवेली है इसमें बहुत सारे दरवाजे हैं। तो मैंने इनको बोला ठीक है, आप दरवाजे से अंदर जाइए हवेली में और देखिए वहाँ पे कौन कौन है और क्या हो रहा है वहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि अंदर जाने के बाद इन्होंने कहा कि एक दीवान है और उस पर एक बहुत ही मोटा सा बहुत ही डार्क स्किन टोन्ड आदमी है, वो लेटा हुआ है जिसकी एज 40-45 साल के आसपास में है। और वो बहुत गुस्से से मुझे देख रहा है और उसके आसपास 3-4 लोग खड़े हुए हैं जो उसकी सेवा कर रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं। और मुझे गुस्से से देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, मुझे डांट रहा है। तो मैंने इनसे पूछा कौन है ये व्यक्ति, तो उन्होंने बताया ये ज़मींदार है और ये मुझ पे गुस्सा कर रहा है क्योंकि इसने मुझे 3-4 बार बुलवाया और मैं आया नहीं, तो इसलिए मुझे बहुत तेज़ डांट रहा है।
और मेरे मन में इसके लिए बहुत घृणा की फीलिंग आ रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर मुझे, बहुत अ, गलत भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं आ रही हैं इसके प्रति, क्योंकि ये हमेशा मेरी इंसल्ट करता रहता है। उसके बाद में मैंने इनको बोला ठीक है, आप कुछ समय आगे इसी लाइफ टाइम में जाइए और बताइए आगे कोई नेगेटिव इवेंट कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं फिर से अपने आप को उसी हवेली में देख रहा हूँ, और सामने वही आदमी उसी तरह से लेटा हुआ है, 3-4 आदमी पास में खड़े हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, और इस बार भी ये आदमी मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से डांट रहा है। तो मैंने इनसे पूछा क्या हुआ है, क्यों डांट रहा है इस बार वो। तो उन्होंने बोला कि कुछ पैसे का लेन देन था, कुछ इस बात पे डांट रहा है, और यहाँ तक कि इसने मुझ पे थूक दिया भी। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है, लोगों के सामने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पे। और डांट डांट के इसने मुझ पे थूका और फिर मुझे बोला अपने घर चले जाओ। और फिर उन्होंने नेक्स्ट सीन में अपने आप अपना घर देखा और बताया कि घर है, और घर का गेट थोड़ा नीचा है, और मैं नीचे झुक के गेट खोल रहा हूँ। क्योंकि घर अंदर से खुला हुआ है, गेट अंदर से खुला हुआ है, मैंने खोला और अंदर एक औरत है। तो मैंने इनसे पूछा कौन है ये औरत। तो उन्होंने बोला कि ये मेरी पत्नी है। और इन्होंने कहा चेहरा मैं इसका देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसने घूंघट डाला हुआ है नीचे तक। और ये खाना बना रही है, इसने खाना लगाया, मैं खाना खा रहा हूँ। फिर मैंने इनसे पूछा कि कैसे रिश्ते हैं आपके अपनी पत्नी के साथ, जानने की कोशिश करिए। तो उन्होंने बोला कि रिश्ते ठीक ठाक हैं, कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो मैंने इनसे पूछा रीज़न क्या है, कि आपका बिहेवियर उनके साथ में कैसा है, उनका कैसा है आपके साथ में। तो उन्होंने बोला बिहेवियर तो ठीक ठाक है दोनों का ही एक दूसरे के प्रति, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि ये अच्छी नहीं दिखती है, इन्होंने ये बोला। और उसके बाद में फिर मैंने बोला देखिए घर में और कोई बच्चे हैं आपके। तो उन्होंने कहा हाँ, एक 2-2.5 साल का बच्चा खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे बहुत लेट हुए हैं, क्योंकि इस टाइम पे इन्होंने अपने आप को 50-55 साल का देखा था। तो उन्होंने बोला कि बच्चे हमारे बहुत लेट हुए हैं, और इसका कारण ये है क्योंकि हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मतलब मुझे ये पसंद नहीं है। फिर इस सीन में ये सब इन्होंने एक्सपीरियंस करा। उसके बाद में मैंने इन्हें थोड़ा समय और आगे देखने के लिए कहा, एक्सपीरियंस करने के लिए कहा कि कोई इम्पोर्टेंट इवेंट देखिए और क्या हो रहा है वहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो ज़मींदार है उस पे मैंने हमला कर दिया, मतलब अटैक कर दिया मैंने, और लोग बीच बचाव कर रहे हैं, जो पास में खड़े हैं मुझे रोक रहे हैं, उन्होंने छुड़ा लिया। और मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं अपनी अपनी ज़मीन, अपनी घर मैं नहीं दूंगा तुम्हें, इस तरह से मैं गुस्से से बोल रहा हूँ। और बाकी जो आसपास लोग खड़े हैं ना, उनको भी बहुत गुस्सा है मन में इसके ऊपर, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये आदमी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसा इन्होंने देखा। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में देखा कि ये अपने घर पे हैं, इनकी पत्नी इनको समझा रही है कि ऐसा मत करो, ऐसा क्यों करा तुमने। और ये बोल रहे हैं कि कैसे मैं अपनी मेहनत से जो भी मैंने घर बनाया, जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, वो कैसे छीनने दूँ उसे, ऐसा ये बोल रहे हैं। उसके बाद में फिर आगे इन्होंने एक सीन देखा जिसमें इन्हें समझ आया कि उसने इनकी ज़मीन छीन ली थी, उसकी ज़मींदार की मृत्यु भी हो गई, लेकिन इसकी इनकी प्रॉपर्टी या ज़मीन उसने छीन ली थी। बाद में मैंने इन्हें इनके डेथ सीन की ओर नेविगेट किया, ये जानने के लिए कि इनकी मृत्यु कैसे हुई और क्या लास्ट थॉट्स थे इनके। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने आप को, जैसे उन्होंने एज बताई 70-75 के आसपास, अपने आप को देख पा रहा हूँ, मैं खाट पे हूँ, कमज़ोर हूँ। और जैसे ही मेरी मृत्यु हुई, एक 18-19 साल का लड़का है जिसने बोला पिताजी ऐसे बोला, और फिर मेरी मृत्यु हो गई, और ये मेरा बेटा है। उसके बाद में मैंने इनको बोला कि ये जो आपने लाइफ टाइम देखा इसमें आप किसी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं देखिए। तो उन्होंने बताया ये जो ज़मींदार है ये मेरे पिताजी हैं आज के, और ये जो मेरा बेटा है इस लाइफ टाइम में ये आज का मेरा बेटा है, ये इन्होंने आइडेंटिफाई करा। और ये जो जगह है जिस गांव में ये थे उसका नाम इन्होंने रनपुर आइडेंटिफाई करा। और ईयर इस उनको समझ में नहीं आया इस लाइफ टाइम में, बट इन्होंने बताया कि वेशभूषा से ये लग रहा है कि काफ़ी पुराना समय है। उसके बाद में इस तरह से इनकी ये वाली पास्ट लाइफ जो है वो भी एंड हो गई, जो इन्होंने एक्सपीरियंस करा। तो इस पास्ट लाइफ से भी ये समझ में आया कि इनका जो फियर और एंजाइटी है कि इनकी इंसल्ट ना हो जाए, इनके साथ कोई ख़राब बिहेवियर ना कर दे, इनका ह्यूमिलेशन ना हो जाए, ये इस पास्ट लाइफ से भी आ रहा है। क्योंकि यहाँ भी
ये ज़मींदार हमेशा इनकी इंसल्ट किया करता था, हमेशा इनके साथ ख़राब बिहेवियर करा करता था, और वो ही आज ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जब इस पास्ट लाइफ में इनकी डेथ हो रही थी ना, तब भी इनके विचार यही थे। मैंने इनसे पूछा था कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है, जब आप, क्या फीलिंग्स है आपकी आखिरी? तो उन्होंने बोला था यही फीलिंग्स है कि पूरा जीवन मेरी इंसल्ट होती रही, लड़ाई झगड़े स्ट्रेस में ही जीवन बीता, और यही चीज़ें ये आज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो दोनों ही पास्ट लाइफ में फियर और घबराहट में इनका जीवन बीता। एक में तो इनको हमेशा ये लगा कि ह्यूमिलेशन ना हो जाए, लोगों को पता ना चल जाए जो भी हुआ है, और लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे। और दूसरे जीवन में भी इनकी इंसल्ट होती रही, इनके साथ ख़राब बिहेवियर हुआ। तो दोनों ही लाइफ टाइम में फियर ये था कि लोगों को पता ना चल जाए, घबराहट थी कि मेरे साथ ख़राब व्यवहार ना हो जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती रही। वो ही फीलिंग्स ही आज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और उसके बाद में इन्होंने ये भी बताया कि मैंने ज़मींदार को अपने फ़ादर के रूप में आइडेंटिफ़ाई किया। तो इससे ये समझ में आया कि वो जो इनके फ़ादर थे उस लाइफ टाइम में, वो सोल उस टाइम पे भी सभी के साथ में बहुत ख़राब बिहेवियर करती थी। वो सोल, वो ज़मींदार सबके साथ ख़राब बिहेवियर करता था, इनके साथ भी दूसरों के साथ भी। क्योंकि इन्होंने बताया था जब इन्होंने उस पर अटैक किया कि सभी लोगों के मन में इसके लिए बहुत गुस्सा है। तो इससे समझ में आया कि सभी के साथ वो ख़राब बिहेवियर करता था। तो वो सोल, आज भी वही संस्कार है उस सोल के, तब भी उसका बिहेवियर सबके साथ ख़राब था, आज भी ख़राब है। क्योंकि उन्होंने बताया था कि मेरे जो फादर हैं वो मेरे साथ ही नहीं, सभी के साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं। तो उस सोल के भी वही संस्कार हैं। लेकिन क्योंकि उस सोल को आज अपने कर्मों को बैलेंस करना था, क्योंकि उस जीवन में उस सोल ने इनकी प्रॉपर्टी छीनी थी, तो आज इन्होंने उनके घर में जन्म लिया, और उनकी सारी प्रॉपर्टी, इनके पिताजी की सारी प्रॉपर्टी आज इनके नाम है। तो उनका कहीं ना कहीं कर्मा बैलेंस हुआ है। लेकिन क्योंकि संस्कार सोल के वही हैं, गुस्सा, लोगों के साथ ख़राब बिहेवियर करना, वो आज भी कैरी कर रही है। और उस लाइफ टाइम में ज़मींदार और इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत गुस्सा थे, घृणा था, नफरत थी। आज भी वही कैरी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। इन्होंने बताया मेरे पिताजी के और मेरे रिश्ते आज भी अच्छे नहीं हैं, तो वही चीज़ें आज भी कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। दूसरा इन्होंने बताया, अ, जब इन्होंने अपने आप को, अपना शरीर त्यागा था इस सेकेंड पास्ट लाइफ में, जिसमें ये ज़मींदार से इनकी इंसल्ट होती थी, उस पास्ट लाइफ में जब इन्होंने अपना मृत्यु का समय देखा, उसके बाद में इन्होंने अपने आप को आत्मा के रूप में डिसेंड होते हुए देखा था। और इन्होंने बताया था कि कोई बहुत ही पवित्र आत्मा है, कोई मास्टर है जो मुझे लेने आए हैं, और उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के लेकर जा रहे हैं, और हमें चलना नहीं पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है हम ऐसे बहुत ही स्मूथली फ्लो होते जा रहे हैं। और तब इन्होंने बताया था कि मेरे मास्टर मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पिताजी हैं उस लाइफ टाइम के, उनका कर्मा बैलेंस होना था, इसीलिए तुमने जन्म लिया है इस घर में। और तुम्हारा बेटा, क्योंकि तुम्हारी जो थी एज काफ़ी ज़्यादा थी तब वो बेटा जन्मा, और तुम्हारी पूरी जो लाइफ थी वो लड़ाई झगड़ों में, इन चीज़ों में बीती, तो तुमने ध्यान नहीं दिया अपने बेटे पर कभी भी, कोई तुम्हारा अच्छा रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ पाया, तो बहुत उदासीन थे तुम उसके प्रति। तो जब बच्चा उदासीन, ये उदासीन थे उसके प्रति, तो बच्चे ने भी कहीं ना कहीं ये फील करा होगा, तो वो गुस्सा उसके अंदर कहीं ना कहीं रहा। तो वो जो गुस्सा है वो आज वो बच्चा कैरी कर रहा है, वो सोल कैरी करे, और इसीलिए उस लाइफ में ये उदासीन थे उसके प्रति, और आज ही वो उदासीन है इनके प्रति। ऐसा उस मास्टर ने इनको गाइड किया था जब ये अपने एलबीएल को एक्सपीरियंस कर रहे थे, यानी कि लाइफ बिटवीन लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे थे, सेकेंड लाइफ टाइम जो उन्होंने देखी उसके बाद में। और इससे समझ में आ गया, जो भी इनके क्वेश्चन थे वो सारे आंसर हो गए। सेशन एंड होने के बाद में ये काफ़ी पीसफुल फील कर रहे थे, और इनको ये भी फील हो रहा था कि इनकी काफ़ी हीलिंग हो गई। सेशन एंड होने के बाद में फिर मैंने इनको सजेशंस दिए। तो इसमें पहला सजेशन मैंने इनको ये दिया कि आप डेली आनापानासति ध्यान करें। ध्यान करने से आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल हील होगा, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, और धीरे धीरे ये फियर और एंजाइटी आपका कम होता जाएगा। दूसरा सजेशन मैंने इनको ये दिया कि आप उस जीवन में जो ज़मींदार था, जो सोल थी, उनको आप माफ़ करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, जिससे कि आप ये जो स्ट्रेन रिलेशनशिप का जो पैटर्न आ रहा है वो आगे आप कैरी फॉरवर्ड ना करें। तीसरा सजेशन मैंने इनको ये दिया कि आप
अपने बेटे के लिए भी होपोनोपोनो प्रेयर करिए, जिससे कि आगे जाके उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स ठीक हो पाएँ। चौथा सजेशन मैंने इनको ये दिया कि आप इनर चाइल्डहुड हीलिंग करवाइए और हीलिंग कोर्स जॉइन कीजिए। हीलिंग कोर्स मेरा होता है जिसमें कि मैं अ, ऐसे लोगों की हेल्प करती हूँ जिन्होंने करंट लाइफ में ट्रॉमास फेस करे हैं लाइफ में। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे मैंने डिस्कस करा था कि हमारी जो लाइफ है उसमें जो भी नेगेटिव इमोशंस हम कैरी कर रहे हैं, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हमारी हैं वो कहीं न कहीं से आ रही हैं, पास्ट से। या तो करंट लाइफ के पास से आ रही हैं या पास्ट लाइफ से आ रही हैं। अब पास्ट लाइफ का रूट कॉज़ तो इनको समझ में आ गया, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है, ये अपने आप एक थेरेपी होती है। तो जब आप वो वाले इमोशंस रीलिव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो ऑटोमैटिक हीलिंग हो जाती है, और कुछ एडिशनल हीलिंग थेरेपिस्ट भी करते हैं। तो पास्ट लाइफ से जो फ़ियर एंड एंग्ज़ायटी आ रहा था उसकी तो हीलिंग हो गई है, बट अभी भी जो चाइल्डहुड से इनके ट्रॉमास आ रहे हैं वो हील नहीं हुए हैं। तो इनको मैंने कहा कि आप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, जिससे कि वो सारे इंसिडेंट्स जो आपकी चाइल्डहुड में ट्रॉमेटिक रहे उनको आप हील कर पाए, और जब आप उसको हील कर पाएंगे तभी आपका इनर चाइल्ड हील होगा, हैप्पी होगा। और जब आपका इनर चाइल्ड हैप्पी होगा तभी आप खुश रह पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा इनर चाइल्ड खुश नहीं है, हील नहीं है, हम कितने भी साल के हो जाए, 80 साल के हो जाए, 100 साल के हो जाए, हम खुश नहीं रह सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सभी के लिए जानना ज़रूरी है। तो अगर आपके या आपके किसी भी नोन के साथ में ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे उसको नेगेटिव इश्यूज़ हैं, नेगेटिव इमोशंस या फीलिंग्स हैं लाइफ में, तो हो सकता है उसका भी कनेक्शन पास्ट लाइफ से या करंट लाइफ से हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, थेरेपिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ नॉर्मल हो पाए और आप जॉयफुली हैप्पीली अपनी लाइफ को जी पाएँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।